शंघाई में बुद्धिस्ट का मंदिर है, उस पे बम क्यों नहीं मारते हो? जब तुम मॉस्क उड़ा रहे हो, चर्च उड़ा रहे हो, तो जाके वो बुद्ध की मूर्ति को भी बम मारो। वो नहीं कर रहे हो तुम। बड़ी बड़ी मूर्तियां खुदी हुई हैं पहाड़ों में बुद्ध की, और नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके, और ये बात वेस्ट को बहुत पसंद आई। हमारी औरतों को बाजारों में बेचा, उसके बाद आइडियोलॉजीज आई, कॉलोनीज आई, रिलीजियस इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म, ट्रेड इंपीरियलिज्म, सब आया हमारे यहाँ। अरे तुम्हारा ये इतिहास गंदा था, तुम काऊ का मूत पीते थे, तुम्हारे यहाँ अनटचेबिलिटी थी, तुम्हारे यहाँ ये था वो था। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम एंड गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। शैला जी, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मैंने देखा आपके पिछले मंदिर पे गई और काफी आपने बोल्ड काम किया। You must be appreciated for all the hard work and all the daredevilry that you are performing in Pakistan. So kudos to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जब इस तरह की अप्रिसिएशन मिलती है बहुत मन करता है कुछ करने को। खैर मैं पिछले 1-1.5 दिन से बड़ी डिसहार्ट हुई हूँ, लेकिन थैंक यू, आपने मुझे मोटिवेट किया शो पर आकर। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, क्या इंडिया और चाइना की दोस्ती मुमकिन है? सबसे पहले आप ये बताइए। दुनिया में नामुमकिन तो कोई चीज नहीं है। देखिए, अगर आप अगर इंडिया का इंटरेस्ट देखिए, सो इंडिया का इंटरेस्ट बनता ही चाइना के साथ है। द बेस्ट अलायंस आई वुड लाइक टू सी दैट इंडिया, चाइना एंड रशिया टुगेदर। ये एक फॉर्मिडेबल अलायंस होगा। इस अलायंस की खास बात ये होगी कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, और समझ लीजिए कि बिना कोई एक्रीमनी का है। जैसे वेस्ट ने इंडिया को बहुत हार्म किया है, लेकिन चाइना ने कभी इंडिया को सच उस तरीके से हार्म नहीं किया। 1962 में एक बार वॉर किया था, बस उसको छोड़ दे तो ऐसा कोई हमारा बहुत ज्यादा जिसे कह लीजिए बुरा पास्ट नहीं है। सेम विद चाइना, सेम विद रशिया। और ये इस पूरे रीजन में भी है, कॉन्ग्रुगुअस हैं कि इंडिया का चाइना से बॉर्डर लगता है, चाइना का रशिया से लगता है। तो देयर इज अ कॉन्ग्रुइटी आल्सो ना। तो एंड दे थिंक अलाइक। मैं रशियंस के साथ रहा हूं, मैंने उनके साथ काम किया है, so they think alike, but that's not the case with the west. Nevertheless, वेस्ट के साथ ये है कि हमारी वैल्यू सिस्टम उनके साथ, जो आज का उनका वेस्ट है, वो हमारा जो न्यू वेस्ट है वो एंशियंट इंडिया का आईना है। एंशियंट इंडिया क्या था कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब रिलीजन बराबर है। ये पहले वेस्ट वाले आए, हमको बोले रिलीजन सब बराबर नहीं है, हमारा सुपीरियर है, तुम तो मूर्ति पूजा वाले हो, तुम पेगन हो। आज सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहने की फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए हर जगह। अरे तो हमारी बात मान लिए होते, जो हम दुनिया से समझा रहे थे तब से तुमको, तब हमको तुम ज्ञान देने आ गए। सो रही बात, तो चाइना वुड बी अ बेटर बेटर फ्रेंड ऑफ इंडिया देन द वेस्ट। बट क्वेश्चन है कि चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कम्युनिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जाने नहीं दे रहे हैं। और जब तक कम्युनिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रहेगी, वो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो आज इंडिया एक्सरसाइज करता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो फॉर्म में तो वेस्टर्न है, लेकिन कंटेंट में वो इंडियन है। सो वो जो फॉर्म का, यानी कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें अपने लीडर को वोट देते हो, चुनते हो। और हमारे यहाँ जो है वो वोटिंग सिस्टम होता है फर्स्ट पास द पोल, यानी जिसने ज्यादा परसेंटेज ले लिए वोट में, सबसे ज्यादा वोट पाए कंपैरेटिवली, वो जीतता है। जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं और टोटल 100 वोट पड़े, तो किसी को 20 वोट पड़े, किसी को 25 वोट पड़े, किसी को 30 वोट पड़े, तो 30 वोट वाला जीत जाएगा, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वोट वो लिया है, जबकि उसने मेजोरिटी वोट नहीं लिया है। सो इस तरीके के मॉडल हमारे यहाँ जो वेस्टर्न मॉडल है डेमोक्रेसी के, वो हम फॉलो करते हैं, और चाइना इसको रेजिस्ट करता है। उसका रीजन है कम्युनिज्म। जिस दिन चाइना में डेमोक्रेसी आई, जिस दिन चाइना अपने एंशियंट ट्रेडिशन को या अपने एंशियंट हेरिटेज को फिर से वो रिवाइव करेगा, इंडिया एंड चाइना विल बी द फ्रेंड। उसका सबसे बड़ा सबूत है दलाई लामा। तिब्बत के जो दलाई लामा है वो कहते हैं इंडिया हमारा बड़ा भाई है। जो जैसे ही चाइना बुद्धिस्ट मार्ग पे जाएगा, बिकॉज चाइना यूज्ड टू बी अ बुद्धिस्ट कंट्री, अब इन्होंने ये अपनाया हुआ है ना, जिसे कहते हैं वो सेक्युलर कंट्री है, हमारी कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन याद रखिए, वो चर्च उड़ा देते हैं, वो मॉस्क उड़ा देते हैं, पर वो बुद्ध की मूर्तियों को नहीं उड़ाते कभी। वो उनके एज इट इज है।
मैं शंघाई में था तो मेरा एक दोस्त बोलता है, मैंने उससे पूछा तुम कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, कहता है मैं तो फ्री थिंकर हूँ। मैंने कहा व्हाट द हेल ऑन अर्थ इज दिस ब्लडी फ्री थिंकर। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसका बर्थडे था, उसने कहा चलो आज हम लोग ना तुमको एक जगह ले चलते हैं। तो मुझे एक टेम्पल में ले गया, बुद्धा जी का टेम्पल था, उसमें बकायदा अगरबत्ती जलाए और ये हुआ। वही चीज मैंने थाईलैंड में भी की थी। बॉटम लाइन ये कि वो बेसिकली बुद्धिस्ट है, लेकिन उनको लोगों को पिला दिया गया है कि रिलीजन नहीं है, रिलीजन नहीं है, रिलीजन नहीं है, तो बेचारे खुल के कह नहीं पाते हैं। मगर जैसे ही बर्थडे होता है सब पहुंच जाते हैं बुद्धिज्म के मंदिर, उसको तोड़ो। शंघाई में बुद्धिस्ट का मंदिर है, उस पर बम क्यों नहीं मारते हो? जब तुम मॉस्क उड़ा रहे हो, चर्च उड़ा रहे हो, तो जाके वो बुद्ध की मूर्ति को भी बम मारो। वो नहीं कर रहे हो तुम। बड़ी बड़ी मूर्तियां खुदी हुई हैं पहाड़ों में बुद्ध की, वो नहीं उड़ाते तुम। तो द थिंग इज दैट कि जिस दिन ये कम्युनिज्म का बुखार उतरा, और वो उतरेगा, जैसे रशिया में खत्म हो गया ना, आज नाम नहीं याद की सही डेमोक्रेसी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। आज पुतिन को इलेक्शन लड़ना पड़ता है ना, 5 साल, डिक्टेटर तो नहीं बन पा रहा है ना। रशिया को भी उसी रास्ते पे जाना है, और जिस दिन रशिया उस रास्ते पे गया, इंडिया के साथ एक्रिमनी वो भूल जाएगा। क्योंकि जैसे ही लोग बुद्धिस्ट बनेंगे, जैसे ही वो बुद्धा की बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो इंडिया को अपना गुरु मानेंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि लोग फिर इंडिया में आएंगे जहां बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी, जहां बुद्ध ने अपना वो पाया, क्या नाम है, परम ज्ञान जिसे कहते हैं, वो था गया। जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला शिक्षा दिया, वो मेरा शहर है बनारस, सारनाथ। तो वो आएंगे वहां पे। जैसे आपके लिए सऊदिया है, वैसे चाइनीज के लिए, तिब्बतियंस के लिए, जापानीज के लिए, थाईज के लिए, बर्मीज के लिए, लाओस के लिए, कंबोडियन के लिए, ये बनारस है, ये इंडिया है। जरा देखिए कितने जापानीज पड़े रहते हैं इंडिया में। तो वेट कीजिए, कम्युनिज्म का बुखार तो गिरना ही है। और जिस दिन ये और जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि इंडिया को चाइना इसलिए बदनाम करता है ताकि वो अपने लोगों को ये दिखा पाए कि देखो डेमोक्रेसी से तुम ग्रो नहीं कर सकते, हमारी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ही तुम इकोनॉमिक ग्रोथ अटेंड कर सकते हो। और उनको अपने यहाँ पे की गवर्नमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इंडिया को उनको बार बार जिसे कह लीजिए बदनाम करना पड़ता है। लेकिन कब तक? जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो हैं, उसकी मियाद ज्यादा नहीं है, तो 50 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी का ही है, लोग चाहते हैं कि उनकी मर्जी से सरकार बने। और चाइनीज तो बहुत पढ़ी लिखी कौम है, दे आर वेरी फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। सो दैट्स व्हाट आई से कि देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया और चाइना, यू नेवर नो, यू नेवर नो। जैसे हेनरी किसिंजर ने एक दिन चाइना को अमेरिका का दोस्त बना दिया था, आज फिर हेनरी किसिंजर पहुंचे हुए हैं। 2 दिन पहले अगर आपने न्यूज देखा हो, हेनरी किसिंजर एट द एज ऑफ 91 द मैन इज इन चाइना एंड ही हैड एक्सेस टू शी जिनपिंग। अमेरिका के स्टेट उसने बयान दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने, कि हेनरी किसिंजर को तो जो एक प्राइवेट सिटीजन है, शी जिनपिंग तक एक्सेस है, हमारे प्रेसिडेंट जो बाइडेन को नहीं है। जो बाइडेन की बातचीत उनसे नहीं हो पाती है, लेकिन एक प्राइवेट सिटीजन को है। तो बॉटम लाइन क्या है कि जो रिलेशनशिप बनाने होते हैं वो बनते हैं। जैसे 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 ये कम्युनिज्म का बुखार उतरेगा, लोगों के अंदर डेमोक्रेसी यानी कि अपना नेता चुने, उनकी बात हो, उसकी भावना जागृत होगी। जैसे ताइनामेन में हुआ था, ताइनामेन में उन्होंने मार करके लोगों को, अपने ही लोगों के ऊपर तोप और तलवार चलाए थे। कोविड के बाद भी वो एक्सपोज हुए हैं। अब इकोनॉमिकली भी वो वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके इकोनॉमी को वो पीक कर चुके हैं। तो जब इंडिया 2050 में सेकेंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, तो वो लोग पूछेंगे ना कि ये तो फ्रीडम भी है, इनको रिलीजन भी है, ये अपना भगवान भी चुन सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सबको चाहिए होता है, झूठा हो या सही हो, भगवान तो चाहिए होता है सबको। तो ये तरक्की कर गए, ये दुनिया की तीसरी इकोनॉमी कैसे बन गया अगर ये सब इतना ही गलत था तो? तो अभी जैसे चाइना ने एक रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से कि जी हमें इंडिया के अंदर कंपनीज खोलने की इजाज़त दी जाए। और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने कहा है कि आपके हमारे जो बॉर्डर के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है ना, वो पहले आप खत्म करो, आप अपना ट्रस्ट बनाओ, फिर हम आपको इन्वेस्टमेंट करने देंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहूंगी कि पहले की निस्बत अब जो है इंडिया का जो एक चाइना की तरफ एक जो इरादा है वो ये है
कि हम इंडिया के अंदर चाइना का बिजनेस थोड़ा कम कर, जैसे उन्होंने सस्ते मोबाइल मेड इन इंडिया कर दिए हैं, उसकी इंपोर्ट भी रोक दी है। तो इंडिया कहीं ना कहीं चाइना को अपनी मार्केट से बाहर निकाल रहा है, और दूसरी तरफ चाइना मार्केट के अंदर दोबारा कह रही कि हमें कंपनीज बनाने दो। तो क्या आपको लगता है कि क्या चाइना का जो इरादा है इंडिया के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का, क्या मोदी सरकार उसको अलाउ करेगी, या फिर वो बॉर्डर के इश्यूज को आप डिस्कस करते रहेंगे उनके साथ? भाई पॉइंट है कि आप बिजनेस क्यों करते हो, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे इंडिया में? बिकॉज यू विल सी हाई रेट ऑफ रिटर्न। कि आप अगर $100 लगाओगे तो इंडिया से आप $120 कमा के जाओगे एक साल में, ठीक है ना? तो जी। और 5 साल में वो आपका $100 का इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, $200, इसलिए आप पैसा लगाओगे ना। चैरिटी करने तो आ नहीं रहे हो इंडिया में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये पैसा तुम कमा लोगे तो उस पैसे का तुम करोगे क्या? अगर तुम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करोगे और उसके बाद हमारे यहाँ गलवान में घुस के तुम टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश करोगे, तो बेसिकली वी विल बी फाइनेंसिंग आवर ओन एनिमी। अगर हम चाइना को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने दें तो चाइना तो हमारे ही पैसे को लेकर के हम पे ही चढ़ बैठेगा। आप समझ रही है? तो पॉइंट यही है कि चाइना को अभी तो वी हैव टू कॉल इट। और पहले की जो सरकारें थी हमारे, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहती थी चाइना को लेकर के। उनके अंदर उतनी जो विल थी नहीं थी, क्यों मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और वो थी सॉफ्ट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाइना में रह के आया हूँ। हमें चाइना जो है, जो अरुणाचल के लोगों को जो वीजा देता था वो स्टेपल करके देता था। वो मानता ही नहीं था ये चलना इनका पार्ट है। उनको लगता था वो दुनिया में जो वो सोचते बस वही सही है। बट एवर सिंस मोदी गवर्नमेंट केम, तो उन्होंने जो मोदी जी की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी देखी और जो चेंज ऑफ स्टांस देखा कि मोदी की जो एक्सेप्टेंस हुई वर्ल्ड में, इवन मोदी चाइना को भी सरप्राइज कर गया जब मोदी अमेरिका के इतने बड़े एलाई होते हुए भी वो रशिया के साथ खड़े हो गए इन द वॉर अगेंस्ट, जब वो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि भाई चाइना को हम अपनी इन्वेस्टमेंट का तरीका दें कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, हमारे यहाँ सामान को बेचो और फिर उसी सामान से गलवान में हमारे ही सैनिकों को मारो। ये तो नहीं हो सकता। तो अगर आप ट्रेड चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी है वही आपके साथ लगेगा। ट्रेड एंड टेरर डू नॉट गो टुगेदर फॉर चाइना। सेम फॉर पाकिस्तान, टॉक एंड टेरर डोंट गो टुगेदर, बिकॉज पाकिस्तान ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है। So the foreign policy against Pakistan is that talks and terror don't go together. बिकॉज पाकिस्तान कहता है हमारे साथ कश्मीर पे बात कीजिए। पाकिस्तान का ट्रेड में ढेले भर का इंटरेस्ट नहीं है। उनका पहला इंटरेस्ट एंड लास्ट इंटरेस्ट है कश्मीर। कश्मीर सॉल्व हो जाए, बाकी सब तो हम देख लेंगे। लेकिन चाइना कहता है कि नो नो नो, लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रेड एंड विल सी अदर डिफरेंसेस लेटर ऑन। तो उनके लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि ट्रेड एंड टेरर डोंट गो टुगेदर। इनके साथ है कि आपके साथ है कि talk and terror don't go together. The same policy. We will not allow our thriving markets, our thriving economy to finance war against India. लेकिन एक बात तो ये भी तो सामने आती है कि अगर इस पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया जो है अपना सबसे बड़ा जो चैलेंजर है वो चाइना को समझता है, और उस चैलेंज को मद्देनजर रख के इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी जो है आर्म फोर्सेस भी जो है स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पहले पाकिस्तानियों को ये लगता था कि शायद इंडिया जो इतने हथियार खरीद रहा है या फिर अपनी नेवी को या अपनी दूसरी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये शायद पाकिस्तान के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ और वक्त ने खुद ये साबित कर दिया कि इंडिया का तो इंटरेस्ट पाकिस्तान में कभी रहा ही नहीं है। अगर वो जितना भी डिफेंस में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ चाइना को डील करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए सब हो रहा है। अगर ट्रेड की बात करें, $125 बिलियन की अभी इंडिया और चाइना की जो ट्रेड हो रही है और मजीद एक्सटेंड करने की बातें हो रही है। तो इन हालात में जो ट्रस्ट लेवल है मुझे लगता है कि बढ़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा। और चाइना ने तो लास्ट ईयर आपको पता ही है इंडिया में इतनी कंपनीज ओपन की थी, टैक्स भी नहीं पे किया था, टैक्स में भी बहुत घपला किया था। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिजनेस बढ़ेगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा, ये थ्योरी से तो मैं सजेस्ट नहीं हूँ। क्योंकि बिजनेस बढ़ा तो उसका रिजल्ट हुआ एक यॉर्निंग गैप का ट्रेड डेफिसिट। यानी कि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, चाइना हमसे कुछ इंपोर्ट ही नहीं करता। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि $125 बिलियन के अगर इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया है, तो उसमें हम उनसे 90 करोड़ का सामान अपने यहाँ मंगवा रहे हैं और 35 करोड़ का सामान बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि 60 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है हमारे और चाइना के बीच में। दिस कैन नॉट कंटिन्यू। पॉइंट ये है कि चाइना का जो अभी तक हमारे यहाँ जो स्टेट्स थे वो देवर समहाउ, फॉर वट एवर रीजन, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, देवर समहाउ टिमिड बिफोर चाइना। चाइना को इसकी आदत लग चुकी थी कि जो वो कहेंगे लोग उसको मानेंगे। बट टाइम हैज कम
और इंडिया आज की डेट में इतना बड़ा, मैं ये नहीं कह क्लेम कर रहा कि हम चाइना को वॉर में डिफीट कर देंगे, बट मैं ये जरूर क्लेम कर सकता हूं कि हम चाइना को वॉर में जीतने नहीं देंगे। आप समझ रही है, चाइना विल हैव अ मेजर मेजर सेटबैक इफ इट ट्राइज एनी मिसएडवेंचरिज्म इन इंडिया। सो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि भाई नाउ इंडिया हैज गेन इनफ मोमेंटम। अब इंडिया की वो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है कि हम चाइना को आंख में आंख डाल करके ये कहेंगे कि इनफ इज इनफ। और आप अगर देखें वेस्टर्न मीडिया का वन ऑफ द रीजंस जो मोदी जी को उन्होंने प्यार दिया और सम्मान दिया, बिकॉज मोदी इज द ओनली इंटरनेशनल लीडर हु स्टूड अप टू चाइना। और ऐसे मैंने कितने आर्टिकल पढ़े वेस्टर्न स्कॉलर्स के कि जब चाइना ने दुनिया को आंखें दिखाई तो सब दब गए, इवन अमेरिका भी दब गया। लेकिन सिर्फ एक आदमी जो चाइना के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। और ये बात वेस्ट को बहुत पसंद आई कि द मैन हैज गट्स, और वो जो कहता है वो करता है। तो इसलिए भी मोदी जी को इतना सम्मान आपको आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न सोसाइटीज में। और रही बात चाइना की कि भाई वो ट्रेड से विश्वास करने, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको जरा से भी सिंपैथी नहीं होती है। वो रेसिस्ट लोग हैं, वो दुनिया को इंफीरियर और चाइनीज रेस को सुपीरियर समझते हैं। हमारी थ्योरी और उनकी थ्योरी में जमीन आसमान का अंतर है। हम कहते हैं सर्वे संतु निरामया, वो कहते हैं कि भैया बस चाइना संतु निरामया। तो वी कैन नॉट सब्सक्राइब टू व्हाट चाइना सेज। आप समझ रही हैं? तो जो चाइना की अपनी फिलॉसफी होगी, हमारी फिलॉसफी देखिए भारत की जो है ना, वो सबको साथ में ले चलने के लिए है, चाइना की नहीं है। मैं आपको बता दूं भारत की फिलॉसफी, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई भगवान के लिए नहीं लिखा गया, ये हमारे एक फिलोसोफर ने लिखा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या है? सभी सुखी हो गए। तो हम तो पाकिस्तान के भी सुखी होने की कामना कर रहे हैं। सभी रोग मुक्त हुए, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना सब आ गया। सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये है हमारी फिलॉसफी, ये है हमारा इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी। चाइना के साथ हमारी मजबूरी ये रही है कि अभी तक हम चाइना को खड़े नहीं हुए। अगर आप देखें नेहरू जी ने दो बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको प्रस्ताव मिला कि आप वीटो ले लें और ज्वाइन करें। पहली बार विजया लक्ष्मी पंडित जी को 1950 में दिया गया ये ऑफर, या 1947 के आसपास, कि वो चाइना को हटाना चाहते थे, क्योंकि चाइना 50 के आसपास की बात है। तो वो चाइना को हटाना चाहते थे और इंडिया एक डेमोक्रेसी बन रही थी, तो वो कहते थे कि हम चाइना को हटा करके आपको वो वीटो पावर लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए। विजया लक्ष्मी पंडित जी ने जाकर ये बात बताई नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम चाइना किसी के को हटा करके अपनी जगह नहीं लेंगे। जो मॉरल हाई स्टैंडिंग उन्होंने ली चाइना के लिए। फिर 1955 में दोबारा इनको मिला, और इस बार मिला रशिया की तरफ से। रशिया ने इनको कहा कि भाई टाइम हैज कम कि आप चाइना की जगह आपको हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के साथ मेंबरशिप दें, हम उसको एक्सपैंड करें। इस बार भी मना कर दिया हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे। मैं घटना को सही या गलत की, डिसीजन को सही या गलत के निर्णय से नहीं कर रहा हूँ। जो भी जो करता है उसकी समझ में जितना बुद्धि होती है वो अच्छा ही करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने रशिया को क्या नहीं, अरे चाइना को क्या नहीं दिया। हमने चाइना के लिए अपनी सिक्योरिटी काउंसिल वीटो के साथ जाने दी। आज चाइना वही वीटो यूज करके हमें परेशान करता है। सो चाइना को ये सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। वो क्या लोगों के अंदर से मोरालिटी खत्म करना चाहते हैं? हमने तो दलाई लामा जी को अपने यहाँ रख रखा है। उनको ये गुस्सा है कि भाई दलाई लामा को ये क्यों रिफ्यूज दिए। भाई तो आप नहीं मानते हो भगवानों को, हम तो मानते हैं। हम तो लोगों को कहते हैं कि आपको जिस भगवान में मानना हो मानिए। तो हम तो ना मुसलमानों की मस्जिद तोड़ते हैं, और ना ही हम बुद्धिज्म को खत्म होने देंगे, ना ही हम दलाई लामा की परंपरा को खत्म होने देंगे। और दलाई लामा जी अगर हमारे यहाँ आएंगे तो हम उनका स्वीकार करेंगे, वो को बुरा लगता रहे। ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं जिन जिन कंट्री के साथ लिंक कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंडिया को इस वजह से बहुत प्यार कर रही है कि इंडिया की जो है पॉलिसीज हमेशा इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है। कभी झुंड में इंडिया नहीं घुसा किसी के, और एक के साथ मिलकर दूसरे पे कभी वार नहीं किया। इस चीज के पूरे पाकिस्तान में भी, इवन तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी बहुत दफा बात की कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज एक आइडियल पॉलिसीज है एक स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम इंडिया के हमसाए कि हमसाए कभी नहीं बदले जा रहे, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम बात कर ले,
इंडिया कभी अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी पॉलिसीज के खिलाफ चला जाएगा। पाकिस्तान से इंडिया दोस्ती नहीं करना चाहता, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेन पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट भी यही है, ठीक है, टेरर एंड टॉक नॉट गो टुगेदर। और जो थर्ड जो चाइना है, आपने कहा कि इसकी इकोनॉमी अगर इंडिया में स्ट्रॉन्ग होगी तो ये वही पैसा हमारे खिलाफ करेगा। अब इंडिया अपने इन तीनों हमसायों को लेके क्या पॉलिसीज हैं और 2050 या 2047 का जो मिशन है उसमें इन तीनों कंट्रीज को जो इंडिया किस वे में जो है सेटल करना चाहेगा, वही वो एक जो बर्फ की जो दीवार है वो उसी तरह रहेगी या ये ब्रेक होगी, क्या मूवमेंट है इंडिया के तीनों अपनी कंट्रीज जो हमसाए हैं उनके साथ कोई फिलहाल कोई मूवमेंट दिखने में नहीं आ रही, पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। देखिए, दुनिया में कई तरह की आइडियोलॉजीज आई। भारत ने शुरू से वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी, सबको सही कहने की आइडियोलॉजी, सबको गले लगाने की आइडियोलॉजी ली। उसी के तहत हमने कुछ ऐसे लोगों को गले लगा लिया जिन्होंने हमारे ही पीठ में खंजर भोंक दिया। यानी हमने ऐसी आइडियोलॉजी को भी अपना मान लिया जो आइडियोलॉजी ने आके कहा कि तुमने हमें तो अपना मान लिया पर हम तुम्हें अपना नहीं मानेंगे। भारत पिछले 700 सालों से अनवरत अटैक्स का वो रहा है, मतलब निशाना बनता रहा, बिल्कुल एग्री। ठीक है ना। लोग कुछ नाम पे आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को मारा, हमारी औरतों को बाजारों में बेचा। उसके बाद आइडियोलॉजीज आई, कॉलोनीज आई, रिलीजियस इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म, ट्रेड इंपीरियलिज्म, सब आया हमारे यहाँ। पर जो खास बात यह है ना कि लोग अफगानिस्तान के लिए कहते हैं कि इट इज ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वो तो गलत है। द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इज इंडिया। जिसने इस्लाम की बढ़ती ताकत को रोका वो इंडिया है। 20 साल में पर्सिया इस्लाम मुस्लिम हो गया, 30 साल में इजिप्ट मुस्लिम हो गया, आसपास सीरिया 10-15 साल में खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में सिंध से लेकर के पंजाब में आते आते ही 450 साल लग गए। उसके बाद बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में जब वो आए भी तो इंडिया ने इतनी जोर से प्रतिकार किया कि वो 200 साल से ज्यादा कोई टिक नहीं पाया। अफगानिस्तान ऐसा नहीं कह सकता। अफगानिस्तान बुद्धिस्ट अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान हिंदू अफगानिस्तान था। तो कहाँ गए वो लोग अगर ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर था? बुद्धों ने कभी लड़ने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम पीस में मानते थे कि भैया पीस इंपॉर्टेंट है और अपनी अगर थॉट प्रोसेस को चेंज करना है और पीस मिलता है तो पीस ले लो। दिस इज कॉल्ड पीस। हमारा पीस है सबको गले लगाने का पीस, बाकी का पीस है कि सबको अपने जैसा बनाने का पीस। दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो चाइना और अब ये हमारी हमेशा से ये आप कह लें एक बैड लक रहा है कि हम हमेशा हॉस्टाइल थ्योरी से घिरे रहे। हमारी थ्योरी जो है सबको अपना मानने की, सारे धर्मों को समान बताने की। ये कौन कहता है कि सारे धर्म समान है? वो हम कहते हैं, एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति। कौन सा ऐसा धर्म है या रिलीजन है जो कहता है सब बराबर है? कोई नहीं कहता। जितने अब्राहमिक फेथ है वो सब एक दूसरे को गलत ही कहते हैं और हम लोग को तो पेगन कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप भी सही है, क्रिश्चियनिटी भी सही है, यहूदीज्म भी सही है, सब सही है। उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज भी वही हो रहा है। हमारा नेबर आज भी एक ऐसे जो हमारे अपने थे वो भी जो हमारे अपने नेबर बने हुए हैं, वो भी ऐसी आइडियोलॉजी से चल रहे हैं जिस आइडियोलॉजी में इंडिया को पीस नहीं मिलेगा। और इंडिया को ये सीखना पड़ेगा कि अगर पीस चाहिए इंटरनली तो उसको एक्सटर्नली सेफ गार्ड करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आपको पीस आसानी से कोई नहीं देता। पीस की कीमत होती है, देयर इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑफ पीस, जो इंडिया पहले समझा नहीं था। लेकिन 700 साल से अनवरत लड़ते 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 इंडिया ने ये सीख लिया है कि ये जो पीस है इसकी कीमत हम चुकाएंगे। और अब हम इसको जैसे कह लीजिए आइडियोलॉजिकली भी समझ चुके हैं। तो मैं वही बता रहा था कि हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन विश्व हमको अपना परिवार नहीं मानता। ये बहुत लेकिन कोई नहीं, वक्त आएगा, वक्त बदल रहा है, सब बदल रहे हैं। और इंडिया का जो, मैं अक्सर इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि इंडिया का जो विश्व गुरु का जो सपना है वो वक्त के साथ साथ हमें एक मंजिल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज मैं कह के लास्ट करूंगी, आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की और बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। 700-800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, सुनने में आता है, लेकिन कभी भी किसी सनातनी ने नहीं कहा कि हिंदुइज्म खतरे में है। लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें किसी मुल्क में, जैसे स्वीडन का वाकया हो जाए या फ्रांस का वाकया हो जाए,
तो पूरी की पूरी 57 कंट्रीज रोड पे निकल आती है और कहती हैं जी इस्लाम खतरे में है। तो ये सनातन धर्म की ब्रेवरी को भी दर्शाता है, और इसके साथ साथ ये जो धर्म होता है, जैसे हर सनातनी कहते हैं कि ये एक इंटरनल मैटर है, इसके एक्सटर्नल अफेयर के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन हमारा जो इस्लाम है वो इंटरनल भी है और वो एक्सटर्नल भी है। सो डेट से हम कंफ्यूज हो गए और आज हम ये नारा लगाते हैं कि मगरबी ताकतों ने हमें दबा दिया, जबकि मैं इस चीज को नहीं मानती। नहीं, ये इस्लाम एक हमारी पॉलिटिकल इस्लाम एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ इस्लाम कहता है कि हम तभी सेफ होंगे जब हमारा राज्य होगा। तो हाँ, राज के बगैर खतरा है, खतरा पता है, नहीं क्यों। एग्जैक्टली। तो वो कॉन्सेप्ट है कि सब गलत है, हमको फैलाना है, ये वो है। अब ये अलग अलग थ्योरी है, उसमें मैं नहीं जा रहा कि भाई जी बिल्कुल। जो मुझे समझ में आता है कि अब आप देखिए, लोग इस्लाम फैलाने के नाम पे वो हर वो काम करते हैं जो अल्लाह मियाँ ने मना किया है। अल्लाह मियाँ ने साफ साफ कहा है कि किसी के झूठे खुदा को भी गलत मत बोलो, नहीं तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। और लोग दिन रात जब वो रिलीजन को अपने प्रचार करने आते हैं तो रिलीजन को प्रचार नहीं करते, वो इस्लाम की खासियत नहीं बताते, वो हमको बताते तुम्हारा ये इतिहास गंदा था, तुम काऊ का मूत पीते थे, तुम्हारे यहाँ अनटचेबिलिटी थी, तुम्हारे यहाँ ये था वो था, अपने मतलब रिलीजन को बताने की जगह वो हमारी कीड़ा निकालने लगते, कल्चर हिस्ट्री सब चीज में। अरे भाई रिलीजन बताओ ना यार कि भाई हमारे पास ये खास बात है जो तुमको नहीं पता है, हम ये लेके आए हैं, और ये सीखने से तुम्हारा बड़ा भविष्य, बड़ा वो होगा। तुम हमको तो सिखा रहे वो हो, हमको हमारा मार्केटिंग इतिहास करने बता की दो। नहीं, वो मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी बड़ी पुरानी है, और वही तरीका है, एक बंदा सीखता है 1000 को सिखा देता है, फिर वो 1000 डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाके वो मिशन को फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खैर हमारा जो आज का टॉपिक था वो इंडिया और चाइना की दोस्ती पर था। और दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक हमारे इनके साथ जो एक रिलेशनशिप सिक्योरिटी के एतबार से हल नहीं हो जाते, तो हम चाइना को इंडिया से अर्निंग करने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कल को प्रॉब्लम बनेगी। आपकी क्या राय है इंडिया और चाइना की दोस्ती को लेके? आप भी कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिषेक मिश्रा के नाम से डॉक्टर साहब का चैनल है, इनके चैनल को भी जाके जल्दी से सपोर्ट करें ताकि अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। मुझे और डॉक्टर साहब को दें अभी इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।